हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं इसे करवा दूंगी पूरा। ये यहाँ से आपके टीचर वाले एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 1929 में लाहौर सेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष जो कि JL नेहरू थे और उस दिन वहाँ झंडा फहराया गया और ये प्रतिज्ञा ली गई थी सबने मिलके कि हम अगले साल 1930 में देश को आज़ाद करवा लेंगे और 26 जनवरी को हम देश आज़ाद कराएंगे। लेकिन हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो गणतंत्र दिवस जो है 1950 और 26 जनवरी को हमने मनाना शुरू किया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल हैं तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 12 सूचियाँ, इतने क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब नेक्स्ट हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो आपको पता है कितने हैं। अब जो हैं 400 से अधिक आर्टिकल्स हो गए थे। जिस वक्त बना था उस वक्त 395 आर्टिकल्स थे। अब आगे देखते हैं हम। तो संघीय सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में 97 चीज़ें हैं। राज्य सूची स्टेट लिस्ट में 66 और समवर्ती सूची में जो है वो 47 है यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। और एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है यानी कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आगे देखिए कि हमारे इन शब्दों पे हमें क्या करना है, विचार करना है। तो CADB होगा यानी कि सबसे पहले सार्वभौमिक आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष आएगा और उसके बाद प्रजातांत्रिक वर्ड आएगा। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये 42 संशोधन में 42 जो संशोधन हुआ था उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हुई थी। और इसमें क्या क्या जोड़ी गई थी? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं 7 नंबर। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए एक नया राज्य बनाने के लिए। फिर आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत मौलिक अधिकार है। तो ये हो जाएगा आपका संविधान के 19A(1)(a) के तहत ऐसा आप कर सकते हैं। फिर देखिए भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। और 21A में जो है लाया गया राइट टू एजुकेशन, जो कि ये है कि 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करवाना है। और 2009 में ये संसद से पारित हुआ और लेकिन लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में पारित कब हुआ ये अधिनियम, तो 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। और एक ये भी बनता है कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये 86 संविधान संशोधन 2002 में भाग 3 में ये नया अनुच्छेद जोड़ा गया। फिर हम आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें जो है शिक्षा का अधिकार है वो क्या है? हमारा मौलिक है। लेकिन सभी नागरिकों के इसमें A और C दोनों सही है। राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन दोनों हमारा सही उत्तर है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं है इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव का पात्र होता है? तो कितनी बार भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। और आर्टिकल 57 जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में है। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है
इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन के पात्र होगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। फिर हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन होगा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उस पद को संभालेंगे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो सी। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल राष्ट्रपति कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति, तो हम श्रीमती प्रतिभा पाटिल करेंगे। और ये द्रौपदी मुर्मू हैं, वे सेकंड महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी हैं। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध हैं। 2022 के तहत 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य होंगे? तो इसके सदस्य कितने आपके हो जाएंगे? यहाँ पे राज्यसभा के लिए देखिए कितने हैं, 223। राज्यसभा में 12 मनोनीत, लोकसभा के 543 और दोनों को मिला के हो जाएंगे 788। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो इनका 12th मतलब 12वें थे ये। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद आगे देखते हैं हम, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं बिना उनके मेंबर ना होते हुए भी वो भाग ले सकते हैं। फिर आगे एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। एक MP की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि तक अनुपस्थित रहे, तब मतलब 60 डेज के लिए। राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं बाय राष्ट्रपति। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने का विषय नहीं है, मतलब वो लगातार चलते रहता है और एक जो मेंबर है वो 6 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, बट वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 89(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 होते हैं। आप सभी को पता होगा कि 3 जो होते हैं सत्र जो हैं वो बुलाए जाते हैं और एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। एक बजट सत्र होता है, एक मॉनसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि धन विधेयक की जो है, मनी बिल की जो शुरुआत है वो हमेशा और हमेशा लोकसभा करती है और इस पे पूरा है लोकसभा का ही इस पे कर सकती है, पूरा उस पे मतलब उनका अधिकार है कि वो कर सकते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है तो कहाँ? केवल लोकसभा में, मतलब लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लेखानुदान बना है तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। फिर हम आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो लोक सभा के स्पीकर जो होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसमें टोटल कितने, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स होते हैं। तो इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, यानी कि टोटल 22 मेंबर होते हैं और वो जो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। फिर हम आगे आते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। मतलब कोर्ट मार्शल की भी जो अपील है वो हम कोर्ट में कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, मतलब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका ई विकल्प है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। यह मानवाधिकारों का संरक्षण, संविधान का अंतिम विवेचन है। मतलब यहाँ लास्ट आप कह सकते हैं संविधान का जो ये है विवेचक है वो कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होता है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहते हैं और उसके बाद वो उनकी जो टर्म है वो ख़त्म हो जाती है। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र हैं कौन? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मतलब उन्हीं का ये आइडिया दिया गया है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल कोर्ट अदालत का उद्घाटन किया गया और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश G बालाकृष्णन जी ने किया। उनका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 352 आर्टिकल के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये कौन से संशोधन से किया गया था? तो ये 61st अमेंडमेंट था और ये 1989 में किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। तो इतने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू वेरी मच।